हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्लास 10 का पढ़ने वाले हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या इंट्रोडक्शन क्लास। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो बेसिकली जो क्वेश्चन होता है, जो बेसिकली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप जब किताब खोलोगे तो उसको आप आराम से हल कर सकते हो, एकदम आराम से उस सवाल को बना पाओगे सवाल को। इसके बाद जो सब्जेक्टिव सवाल होगा इसके बाद मैं बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि इंट्रोडक्शन क्लास, हर एक लेसन का इंट्रोडक्शन में क्लास पहले आपको पढ़ाऊं। इंट्रोडक्शन क्लास होने के बाद जो लेसन वाइज सवाल आपको मिल जाएगी वीडियो में, वो वीडियो आप लोग जरूर वॉच करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार अगर आप चैनल पे आ रहे हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, और घंटा वाला बटन तो जरूर दबाइएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास पहले मैसेज जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग इस वीडियो में जो रियल नंबर वास्तविक संख्या से जो मेन चीज दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उससे ऑब्जेक्टिव सवाल तो बनता सब्जेक्टिव सवाल ही बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे जब बेसिक जान लेंगे ना तो सब्जेक्टिव सवाल बनाने में भी आसान होगा। सब्जेक्टिव के लिए मैं अलग अलग वीडियो में अलग अलग क्वेश्चन में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके प्यारे, तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ेंगे और कुछ उसी सवाल, उसी मेथड, उसी जो फॉर्मूला दिया रहेगा, उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो सवाल रहेगा, जो क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिएगा कितना मजा आएगा और आपको लगे यार इतना इजी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, बड़ा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इससे क्या होता है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोले या एल्गोरिदम बोले, उन्होंने बताया था कि हम इस तरीके से एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। एक्चुअली यहाँ इसमें जो ना एचसीएफ यानी कि महत्तम समवर्तफी ज्ञात करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्होंने बताया था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है एक्चुअली, देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, उसके बाद फिर इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, इधर मैं बताता हूँ। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एक्चुअली ये होता है क्या है, ये जो आपने बनाया होगा इस तरह से, जैसे कि मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। एक दो नंबर ले लिया और यहाँ पे मैं 9 को डिवाइड करो, ठीक है ना, तो 2 चौक 8 है ना, बचा एक। ये जो एक्चुअली जो यहाँ पे जो दो दिख रहा ना, इसको बोला जाता है क्या, भाजक। हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको भाजक बोलते हैं। और ये जो 9 दिया हुआ इसको बोलते हैं भाज्य। ओके, और ये जो दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल। ओके, और जो नीचे है इसको क्या बोलते हैं, शेषफल कहते हैं, है ना, शेषफल। तो आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, है ना, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यानी कि भाजक को भागफल से गुना करेंगे और शेषफल जोड़ेंगे तो क्या भाज्य आ जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा। तो भाजक कितना है, 2 है, और भागफल कितना है, 4 है, और शेषफल कितना 1 है। तो 4 दूना 8 और 1 9, यानी कि देखिए आ गया ना 9। तो ये फॉर्मूला को वेरीफाइड करता है, मतलब प्रूफ करता है कि हाँ उन्होंने जो बताया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर बोला क्या, यहाँ पे बोला कि आर जो वैल्यू होगा, जो आर होगा ना, वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, यानी कि 0 छोटा नहीं होगा। और क्या होगा, बी से छोटा होगा, बी से छोटा। बी कौन है प्यारे, यहाँ पे बी कौन है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बताइए यहाँ पे बी कौन है, तो ए तो हमारा भाजक, ए हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाया, यानी कि ये जो है ना ये ए कहलाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या कहलाएगा, यहाँ पे 2 जो है ना ये बी कहलाएगा। यहाँ पे आर हो गया, है ना, सॉरी यहाँ पे क्यू हो गया, क्वेश्चन बोलते हैं, और आर जो शेषफल बचता नीचे में। तो यहाँ पर बी हो गया, यानी कि बी क्या हो गया, भाजक हो गया। बी क्या हो गया, भाजक हो गया। अब बोला यहाँ पे ये जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो बी है ना वो आर से बड़ा होगा, यानी कि शेषफल जब भी होगा वो, जैसे 2 को 9 को मैंने 2 से भाग दिया तो शेषफल 1 आया। कभी भी 2 शेषफल नहीं आएगा या 2 से ज़्यादा नहीं आएगा, जब भी आएगा तो 2 से छोटा ही शेषफल आएगा। यानी कि शेषफल जब भी आएगा तो भाजक से छोटा आएगा। यानी कि अगर भाजक दिया हुआ 5 तो शेषफल हमारा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। कभी 5 के बराबर नहीं आ सकता, 5 से बड़ा नहीं आ सकता है। ओके, ये आपने पढ़ लिया बहुत अच्छी तरीके से, तो आपने बनाया ये। ओके, अब देखिए सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बनाना हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके बनाना है। देखिए एक्चुअली ये आपने बनाया है, जब आप याद कीजिए 3, 4, 5, 6 क्लास में पढ़ते थे तो आपको दिया जाता था एचसीएफ बनाने के लिए। कैसे दिया, भाग वाला एचसीएफ। देखिए 135 को 225 से बोलता था भाग करो, एचसीएफ निकालो। तो क्या करते थे, 135 एकम में 135 लगाते थे, यहाँ पे इसको घटा देते थे, 9 3 है ना, 9 3 12, फिर इसको ऐसे घेर देते थे। यानी कि कब तक ऐसे करते जाते थे, जब तक यहाँ पे 0 घट के ना आ जाए। तो घेर दिए और फिर ये जो 135 जो है यहाँ पे उतार देते थे। तो 90 एकम 90 लिखा यहाँ पे,
5 9 4 13, फिर इसको घेरते थे चूंकि जीरो नहीं आया, फिर 90 यहाँ पे, तो 45 दूना 90। अब देखो शेषफल क्या आ गया, जीरो मेरे पास शेषफल आ गया। अब शेषफल जीरो आ गया तो जिससे लास्ट में कटा वही क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब इसी तरीके को हम जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यानी कि ई वाला फार्मूला a प्लस बी क्यू प्लस आर जो दिया हो ना, इस फार्मूला को यूज करके बनाएंगे इसी सवाल को। चलिए, तो ये सवाल अक्सर ये सवाल आपको 2 नंबर वाला सवाल मिलता है देखने के लिए, लेकिन हम आपको बना के बताते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ ना, 135 दिया हुआ है और 225 दिया हुआ है, तो यहाँ पर बड़ा वाला जो रहेगा, बड़ा वाला को a मानेंगे, ठीक है ना, यानी कि 225 है तो इसको a मानेंगे, और छोटा वालों को b मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको b मानेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमको देखो जगह बच रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये सवाल मैं हल कर रहा हूँ यूक्लिड विभाजन से। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन परमे से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं या परमे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन का परमे क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही बोलता है ना, ए बराबर जो है बी क्यू प्लस आर के बराबर है। अब देखो यहाँ पे ए क्या है, ए मैंने क्या माना 225 माना, और बी मैंने क्या माना 135 माना। अब यहाँ पे क्यू क्या लिखें, तो आपको ये वाला रूल अपनाना पड़ेगा। जब मैंने 225 को 135 से भाग दिया तो हमारे पास क्या आया था, 1 आया था, ये क्यू है, और शेषफल कितना आया था, 90 आया था। मतलब जब इसको भाग करेंगे तो क्यू हमारा 1 आएगा, शेषफल कितना आएगा, 90 आएगा। अब देखो शेषफल तो जीरो नहीं आया ना, शेषफल तो जीरो नहीं आया। जब शेषफल जीरो नहीं आएगा तो हमको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर नॉट इक्वल टू जीरो, आर जीरो के बराबर नहीं, इसलिए फिर क्या करेंगे, अब आपको पता चल गया ना, फिर अब 90 को ऐसे घेर देते हैं और 135 को यहाँ पे उतारते हैं। यानी कि अब इसको हम क्या करेंगे, अब ये दोनों अब 90 और 135 से बनाना पड़ेगा। तो बड़ा वालों को ए मानेंगे, छोटा वालों को बी मानेंगे। तो अब यहाँ पे वही करेंगे, ए जो है शुरू में है तो बड़ा कौन हो गया, 135 हो गया, तो 135 को इधर लिखेंगे। अब बी कौन हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब बोलो 90 एकम 90 लगा था, 90 एकम 90, देखो यहाँ पे 90 एकम 90, तो क्यू आ गया और शेषफल कितना आ गया, 45 आ गया था। ओके, तो यहाँ पे 90 एकम 90 और शेषफल कितना बचा था, 45 बचा था। मैं यहाँ पे इसको ब्लॉक करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है ना। इसका इधर देखिए, तो मेरे पास शेषफल नहीं आया ना, चूंकि आर नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जीरो नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, अब फिर बड़ा 90 और 45 में कौन बड़ा, 90, तो 90 को ए मानेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 दूना 90 और यहाँ पे आर हो गया 0, यानी कि लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0, आर 0 हो गया, इसलिए HCF, तो HCF कितना हो गया, किससे कटा लास्ट में, लास्ट में 45 से कटा ना, तो HCF बराबर 45, ये हो गया हमारा आंसर। ये 2 नंबर सवाल में पूछा जाता है। हालांकि जो NCERT किताब में दिया हुआ सवाल, मैं सब सवाल का एक एक सवाल करके मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा बड़े अच्छे तरीके से। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पीछे वीडियो प्ले करके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड मतलब हो जाओगे, समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, इसके बाद आपको ना एक वास्तविक संख्या आपको पढ़ना है। वास्तविक संख्या तो लेसन का नाम ही है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में प्राकृतिक संख्या, समझ रहे, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, जो गिनती संख्या 1 2 3 4 5, ये होता है प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या समझ रहे, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी कि इस सभी संख्या का जो निचोड़ है क्या है, वास्तविक संख्या है। ओके, अब इसमें हमको मेनली रूप से क्या पढ़ना है, परिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय से डायरेक्ट सवाल पूछता है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है। बड़ा मजा आएगा यार कि इतना हल्का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, और हाँ पूछा जाता है यार, और वो सब सवाल तुम बनाओगे एकदम नंबर आएगा गजब का। तो देखिए, रियल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं किसको, वैसी संख्या जिसको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, मतलब P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, और Q जो है 0 के बराबर ना हो। यानी कि जैसे P बटे Q है ना प्यारे, तो Q मतलब कोई संख्या इस रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q 0 के बराबर ना हो, यानी कि नीचे, यानी कि अंश, सॉरी हर में, हर जो है 0 के बराबर ना रहे, हर 1 रहे, 2 रहे, 3 कुछ भी रहे, लेकिन 0 ना रहे, तब तो परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। और जिसका रूट निकले, देखो यहाँ पे 22/7, ये पाई लिखते हैं ना, तो पाई तो अपरिमेय संख्या हो गया, लेकिन पाई के जो वैल्यू होता है 22/7, ये क्या है, परिमेय संख्या, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में, देखो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। अच्छा, 2 क्या है, तो 2 भी परिमेय संख्या, क्योंकि 2 के नीचे जो है 1 छुपा हुआ है ना। -5 भी परिमेय संख्या है। देखो यहाँ पे 0.3, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि 0.3 को तुम जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 0.33, ओके 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या हो रहा,
इसके मतलब ये हो रहा कि 0.333 मतलब अनगिनत दूर तक जा रहा। तो रेकरिंग वाला भी रहेगा तो वो भी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ओके, और यहाँ पे देखें 0.235 के ऊपर रेकरिंग है, मतलब ये 0.235 235 235 235 ऐसे ही बढ़ते रहेगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ओके, सवाल बनता डायरेक्ट, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, है ना, क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन का आंसर करवाऊंगा अभी। और √4 देखिए, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, जिसका वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय संख्या होगा। तो आपको पता है 4 का वर्गमूल 2 होता है, परिमेय संख्या। अच्छा, क्या 0/1 परिमेय संख्या है? बिल्कुल, क्योंकि एक जो है q, ये तो q के रूप में है, ऊपर p के रूप में, तो q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो 0/1 यानी कि 0 भी परिमेय संख्या में आएगा, है ना, 0 भी परिमेय संख्या में आएगा। समझ आ गया? परिमेय संख्या बहुत अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से, है ना, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे परिमेय संख्या कौन कौन संख्या रहेगा। इसी टाइप का संख्या दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। चलिए देखिए, आप परिमेय संख्या समझते हैं तो बस जस्ट इसका उल्टा, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना, जैसे देखिए, ये देखिए ध्यान से देखिए, 0.32 322 3222 3222 देखिए, ऐसे ऐसे डॉट डॉट मतलब बढ़ते रहेगा, आगे इन्फिनाइट तक बढ़ते रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। पाई याद कीजिए, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो निकटतम वैल्यू है 22/7 ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या। तो ये 22/7 अपरिमेय नहीं होगा बल्कि परिमेय होगा। अच्छा, √8 देखो, 8 का वर्गमूल निकलेगा क्या, 8 का पूरा वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, 2√2 निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। माइनस √5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये भी, जिसका रूट नहीं निकले, जिसका वर्गमूल ना निकले, उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। और देखो ऐसा, अब मान लो किसी को डिवाइड कर रहे हो और जब नंबर अनगिनत नंबर जो तो नंबर आ रहा है 2 3 5 6 5 4 5 2 1 5 10 ऐसे बढ़ते जा रहा, ये भी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अच्छा, 0/4 देखिए, 4/0 कीजिएगा, यहाँ पे गलती मैंने लिख दिया, सॉरी, 0/4 होना चाहिए, 4/0 होना चाहिए, 4/0। तो 4/0 क्या होगा, परिमेय क्या अपरिमेय? सिंपल सी बात है। 4/0 को जब तुम 0, चूंकि मैंने क्या बोला, परिमेय संख्या वही होगा जो नीचे 0 के बराबर ना हो, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया, आया ना नीचे 0, तो ये क्या होगा, ये जो है अपरिमेय कहलाएगा, है ना। अब यहाँ पे एक डायग्राम से तुम समझ लो परिमेय संख्या में। देखो यहाँ पे इस टाइप का दिया रहेगा, 7/8 है, देखो यानी कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, होल नंबर पूर्ण संख्या, 0 शुरू है तो 0 भी परिमेय संख्या होगा। इंटीजर जिसको बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं, तो पूर्णांक भी परिमेय संख्या आ गया, 0 भी पूर्णांक है, माइनस में भी है, प्लस में भी है, रूट वाला भी है, तो भी परिमेय संख्या कहलाएगा। रेशनल नंबर इनकी पॉइंट वाला जो रहेगा, दशमलव वाला रहेगा, दशमलव में जो भी रहेगा यहाँ पे इस टाइप का, वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर कौन कौन होगा, पाई अपरिमेय संख्या, √10 का रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या होगा। √3 का निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2 का भी नहीं निकलेगा। ये देखो आगे 1 2 2 4 3 4 8 7 ऐसे ही बढ़ते रहा, तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ओके, समझ में आ गया? अब मेरे ख्याल से आपको परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब समझते, देखो, दो परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा परिमेय संख्या होता है। 2 परिमेय संख्या लीजिए, 2 + 2 कितना हो गया, 4, तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो ये जो आया, जो हमारा प्रोडक्ट आया वो भी क्या हो गया, परिमेय हो गया। घटाइएगा 2 - 2 0, तो 0 भी परिमेय संख्या है। गुना कीजिएगा 2 × 2 कितना होगा, 4 भी परिमेय संख्या है। भाग कीजिएगा 2/2, ये भी क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। समझ में आ रहा है? यानी कि 2 परिमेय संख्या का अगर जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे, वो परिमेय संख्या होगा हमेशा। अच्छा, 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। 2 अपरिमेय संख्या का जोड़, खाली जोड़ के बारे में मैं बात कर रहा हूं, यानी कि देखो, जैसे मानते हैं √2 + √2, इसको जोड़िए कितना आएगा, 2√2, तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो ये जो बना ये भी क्या होगा, अपरिमेय कहलाएगा। और एग्जाम्पल में लेता हूं, जैसे √2 लेता हूं और √3 लेता हूं, इन दोनों कभी आप जोड़ भी नहीं सकते हो, ये ऐसे ही रहेगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। ओके, चलिए आगे समझते हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं का घटाव कभी परिमेय कभी अपरिमेय भी होता है। ओ भाई देखो, जैसे कि 2 अपरिमेय संख्या, √2 + √2, ये तो माइनस करना था ना, √2 - √2, ठीक है ना, तो इसको घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा। और आपको पता है 0 क्या होता है, 0 जो होता है वो परिमेय होता है ना। अच्छा, अगर √2 + √3 कर ले तो इसको तो कुछ कर भी नहीं सकते ना,
इसको तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। समझ में आया? यानी कि दो अपरिमेय संख्या को अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कभी परिमेय भी आ सकता है, कभी अपरिमेय भी आ सकता है। ओके, ये बात को ध्यान से देखेंगे। अच्छा देखिए, बोलता क्या है कि दो अपरिमेय संख्या का गुना कभी परिमेय कभी अपरिमेय भी होता है। इसका भी एग्जांपल समझते हैं। दो अपरिमेय संख्या आप कोई भी ले सकते हैं, दो अपरिमेय संख्या। जैसे देखो, √5 को √5 से गुना करेंगे तो क्या होगा बताओ, √5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। और 5 क्या है भाई, 5 जो है वो परिमेय संख्या, ठीक है ना। 5 क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन आप अगर √5 गुना √2 करते हो तो 5 दूना 10, और 10 क्या है, 10 जो है अपरिमेय संख्या है। तो देख रहे हैं ना, अगर दो अपरिमेय संख्या का गुना करें तो कभी परिमेय कभी अपरिमेय आ सकता है। ओके, वही सेम यहाँ पे बोला कि दो अपरिमेय संख्या का भाग भी करेंगे तो वही होगा, कभी परिमेय कभी अपरिमेय हो सकता है। यानी कि देखो, √5 को √5 से भाग कर दूं तो 1 आ गया। तो 1 तो ये √5 जो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 1 क्या है, परिमेय संख्या है। 1 क्या है, 1 जो है परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आप मान लेते, देखो √8 है और √2 है, इसको डिवाइड करो तो √8 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि √8 का तो तोड़ेंगे तो ऐसे निकलेगा, और यहाँ पे √2, तो √2 कट गया, क्या बचा 2, और 2 क्या है, अच्छा यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ भी हो गया परिमेय संख्या। चलो यहाँ हो गया क्या, परिमेय संख्या। अगर मैं ऐसे बोलूँ एग्जाम्पल, √5 गुना √5 गुना √2, अब देखो इसको तुम हल करो, जब भी तुम हल करोगे तो क्या होगा, ये जो है हमेशा जो है अपरिमेय संख्या निकलेगा इसका। तो पता क्या चल रहा कि अगर अपरिमेय और आप दो अपरिमेय संख्या का भाग करते हैं या गुना करते हैं या घटाते हैं, तो देख रहे हैं ना, घटाने के बाद भी कभी परिमेय कभी अपरिमेय आ रहा, कभी परिमेय कभी अपरिमेय आ रहा, और यहाँ भी कभी परिमेय कभी अपरिमेय आ रहा। ठीक है, ये पॉइंट समझिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में सवाल में काम आएगा। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय का जोड़ घटाओ हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय, देखिए परिमेय और अपरिमेय, परिमेय मान लेते 2 है, अपरिमेय मानते हैं √2 है। अब इसको क्या करेंगे, कुछ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो क्या कहलाएगा, हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। घटाइए तो 2 - √2, इसको घटाइए क्या होगा, यही है, इसको कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, इसको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ये क्या कहलाएगा, ये भी हमेशा अपरिमेय होगा। ओके, क्लियर है, आगे बोलते हैं। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय का गुना कभी परिमेय कभी अपरिमेय होता है। ओ भाई साहब, एक परिमेय देखिए क्या होता है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय, उसका गुना करते हैं, 2 हो गया, और अपरिमेय लेते हैं √2। एक परिमेय एक अपरिमेय का गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√2 हो जाएगा। तो परिमेय अपरिमेय गुना करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये तो अपरिमेय हो गया। अब मैं जानना चाहता हूँ क्या सर परिमेय कब होगा, है ना जी, परिमेय कभी अपरिमेय। अगर मैं परिमेय की जगह पे 0 रख दूँ, हो सकता है क्योंकि 0 भी तो परिमेय संख्या है ना, और अपरिमेय की जगह पे मैं 2 रख दूँ तो क्या होगा, 2 को √2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 क्या है, 0 जो है वो परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा ना। तो अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुना करते हैं तो कभी परिमेय कभी अपरिमेय भी आ सकता है। अब देखिए ये सवाल पूछा गया था एग्जाम में, ये मेरे ख्याल से ऑप्शन ही गलत है, लेकिन सवाल पूछता है तो आप आंसर लगा सकते हो फिर भी। यहाँ पे 0 का कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, इस सवाल में 0 का नहीं वैल्यू दिया। देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है क्या, अभी मैंने बताया दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है नहीं, कभी परिमेय कभी अपरिमेय भी होता है ना। यहाँ पे बोला जा रहा सत्य कौन है, तो अभी मैंने बताया था कि 2 √5 गुना √5 करेंगे तो 5 आ रहा। अच्छा √2 गुना √2 करेंगे तो √10 आया था। तो देखो कभी परिमेय कभी अपरिमेय हो रहा था। अच्छा सी वाला देखते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता भाई साहब, हमेशा होता है। दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा ऑलवेज अपरिमेय संख्या होगा। ये बोला नहीं होता है, गलत बोला ना। एक पूर्णांक यानी कि कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, 2, 5 कुछ भी लीजिए, एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, 2 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, ये तो पूर्णांक ही है। बोला नहीं होता है, होता है, तो ये भी गलत हो बोल रहा। अच्छा इस बी देखिए, एक परिमेय व एक अपरिमेय गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अगर मैं ले लूँ परिमेय 0 ले लूँ, ठीक है ना, और अपरिमेय ले लूँ √2, तो क्या हो गया, ये तो 0 हो गया। तो अब यहाँ पे तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया ना, क्योंकि बोल रहा क्या, एक परिमेय एक अपरिमेय गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये तो परिमेय हो रहा भाई साहब। हाँ अगर हम लेते हैं, अगर हम 2 लेते हैं और √2 लेंगे तब 2√2 होगा।
तो ये सवाल पूछा गया बहुत बार, अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो फिर आंसर बी को ही टिक लगाना। अब देखो मजबूरी में करना क्या है, लेकिन सवाल पूछा गया, हो सकता है जीरो को वहाँ पे काउंट नहीं किया गया है, लेकिन याद कीजिए जीरो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो के नीचे 1 छुपा हुआ प्यारे, है ना, 1 छुपा हुआ है, तो फिर हमारा आंसर बी बोल सकते हैं। नहीं तो फिर इस सवाल देना है, बिहार बोर्ड में सवाल बहुत बार पूछा है, ठीक है ना, अगर पूछे तो ऑप्शन बी टिक लगाना, नहीं तो ऑप्शन ही गलत है। आगे देखिए क्या है सवाल, कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय पूछ रहा। तो देखो भाई ये तो अपरिमेय है, इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 3 दूना 6 होगा, इसका वर्गमूल निकलेगा, देखो तो इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं इसका देखो वर्गमूल निकलेगा, 64 का 8, 81 का 9, तो जिसका वर्गमूल निकलेगा उसको बोलेगा परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं मतलब नहीं है, 3 ठो है 1 ठो नहीं है। अच्छा देखिए आगे सवाल बोलता है कौन परिमेय है, बताइए कौन परिमेय है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जिसका वर्गमूल निकलेगा, इसका देखो ऊपर का वर्गमूल नहीं निकलेगा, नीचे का निकलेगा। भाई साहब ऐसे कैसे काम चलेगा, ऊपर का नहीं निकलेगा नीचे का निकलेगा, तो ये देखो ऊपर क्या है अपरिमेय, नीचे परिमेय, अपरिमेय को परिमेय से भाग करोगे तो क्या होगा, अपरिमेय होगा ना, अभी पढ़े था रूल पर में। देखिए 49 का देखो वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय हो जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, है ना। ओके आगे बोलता कौन अपरिमेय है। अब देखिए अपरिमेय यहाँ पे आपको जांचना है कौन है। तो देखिए प्यारे 2 3 2 3 2 3, देखो 2 3 2 3 रिपीट हो रहा, तो ये तो परिमेय है प्यारे, है ना, ये तो परिमेय हो गया। इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा। इस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3 आएगा ना। हाँ तो पाई क्या है, पाई तो मैंने बताया, पाई जो है अपरिमेय संख्या है। ओके बोलता कौन अपरिमेय नहीं है, बताइए तो कौन अपरिमेय नहीं। तो यहाँ देखो 2 6 2 6 6 2 6 6 6 2 6 6 6 इस तरह बढ़ते जा रहा है, तो ये तो अपरिमेय है ना, ये तो अपरिमेय है। बोला क्या जरा कौन अपरिमेय नहीं है, तो प्यारे ये भी अपरिमेय है, क्योंकि 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, 9 का तो निकलेगा लेकिन 8 का नहीं निकले, यहाँ पे गुना में है, ठीक है ना। यहाँ देखो 5 5 5 ये तो परिमेय है ना, यही तो परिमेय है। सवाल पूछा जा रहा कौन अपरिमेय नहीं है, तो भाई साहब ये सी वाला नहीं है, बाकी तीनों जो है अपरिमेय है। सवाल समझ में आ रहा है आपको अच्छे तरीके से, नीचे कमेंट वगैरह करना और वीडियो को लाइक वाइक कर देना प्यारे। ओके सबको शेयर करना, अभी मैं पूरा पढ़ाने वाला, थोड़ा सा और है ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या बोला है देखो 3.27 है, 7 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या हुआ 2 7 7 7 7 ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो रिपीट हो रहा बार बार, रिपीटिंग हो रहा, इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ओके अब दूसरा आगे पार्ट आता है एलसीएम एचसीएफ। वही आपने जो एचसीएफ पढ़ा ना वही एचसीएफ था, क्या बोलते उसको, एल्गोरिदम वाला, ठीक है ना, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन वाला। तो यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ एक अलग से पढ़ना है। एलसीएम एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ओके ये फॉर्मूला होता है, यानी कि पहली संख्या जो रहेगा और दूसरी संख्या जो रहेगा उन दोनों को गुना करोगे तो और उन दोनों से जो एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा उसके बराबर होगा। अब देखो ऐसा सवाल पूछा गया है, ये दिया हुआ है 5 15 20, बोलता लासा और मासा क्या होगा, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, सॉरी यहाँ पे एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, तो 5 15 20 का तुम जब एलसीएम निकालोगे, अनुपात बोला ना तो अनुपात यहाँ पे डाल देंगे एचसीएफ, तो 5 15 20 का जो एलसीएम निकलेगा वो 60 निकलेगा। तुमको एलसीएम निकालने आता है, एचसीएफ निकलेगा 5, अब काट दो 5 एकम 5 12 5 60, 12 और 1 क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो एलसीएम तो निकालना तुमने सीखा है, 4 5 से पढ़ते आ रहा हूँ, एलसीएम कैसे निकालना, एचसीएफ कैसे निकालना। फिलहाल आगे हम एलसीएम एचसीएफ वाला भी सवाल देख लेंगे। देखिए क्या बोलता है, दो संख्या में से एक जो है ए है और दूसरा 18 है और इन दोनों का मासा 36 है, यानी कि एचसीएफ जो है मासा बोले तो एचसीएफ 36 है और लासा यानी कि एलसीएम जो है वो 4 है, तो ए का मान ज्ञात करें। तो आपने पढ़ा ना पहली संख्या, मैं ऐसे लिखता हूँ पहली संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यही पढ़ा ना आपने। तो पहली संख्या ए दिया हुआ है, दूसरी संख्या 18 दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है कितना, सॉरी 4 दिया हुआ है और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ। काट सकते हो ना, 18 दूना 36, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 2 4 दूना 8। देखिए कितना आसान से हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ओके सवाल पूछा जाता है, ऐसे सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, एकदम आराम से बनाइएगा। ये सवाल ध्यान से समझिएगा, ये भी सवाल बड़ा मजेदार का है, हालांकि इसका आंसर आपको एक बार में याद हो जाएगा, हमेशा पूछेगा, हमेशा आप बना पाओगे इसको। देखो क्या बोलता है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समापवर्तक बोले तो एचसीएफ जो है का 14 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम जो है अपने एचसीएफ का कितना गुना है, 14 गुना है। देखिए ये बोल रहा है कि महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, कर दिया मैंने। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना गुना है, 14 गुना है। अब क्या बोलता है, बोलता है एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ 600 है,
LCM और HCF इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 600 आ जाएगा। अब यहाँ पे पहला इक्वेशन हमको क्या बता रहा कि LCM जो है वो 14 HCF के बराबर है ना जी। LCM जो है वो 14 HCF के बराबर है। तो जहाँ पे LCM वहाँ पे मैं 14 HCF लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ 14 HCF प्लस यहाँ पे HCF बराबर 600। तो कितना हो गया 15 HCF हो गया जी, बराबर 600 हो गया। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 600 बटे 15, 15 गुना होकर भाग में चल जाएगा, 15 चौके 60 यानी कि 40 आ गया। यानी कि HCF कितना आ गया, HCF आ गया मेरे पास 40। HCF जब मेरे पास 40 आ गया तो हम LCM तो निकाल सकते हैं आराम से ना, क्योंकि HCF जब मेरे पास आ गया तो LCM निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो LCM बराबर इतना दिया हुआ ना, इसलिए LCM कितना दिया हुआ है, LCM बराबर 14 HCF है ना। LCM जो है वो 14 HCF के बराबर है कि नहीं। तो मैं 14 को गुना कर दूंगा, HCF कितना मेरे पास आया 40 ना, तो 40, तो 14 चौक 56 हो गया। अब आपको क्या निकालने बोला, दूसरी संख्या। आपने फार्मूला क्या पढ़ा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, L फॉर LCM, ठीक है शॉर्टकट में। तो मुझे दूसरी संख्या निकालना, तो क्या करेंगे LCM गुना HCF बटे पहली संख्या, तो गुना कर दो इसको। एलसीएम कितना आया था मेरे पास, एलसीएम आया था 560, एचसीएफ आया था कितना 40, और पहली संख्या 280 दिया हुआ सवाल में, देखो ध्यान से यहाँ पे बोलता है पहली संख्या 280 है ना। तो 280 काटो, यहाँ पे 0 0 काट दो, 28 दूना 56, तो 2 गुना 40 और 40 दूना 80 है ना, 40 दूना 80 हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अब तुम दिमाग में एकदम सवाल हो कि इसका आंसर 80 ही होने वाला है। सवाल जब भी पूछेगा एकदम सेम डिट्टो यही सवाल पूछेगा, एकदम सेम पूछेगा। तो और नहीं तो तुम अगर बनाने के लिए आएगा 2 नंबर है तो सीख लो कैसे बनाना है इसको। ओके, समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं। ये देखो सवाल पूछता है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात क्या होगा। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8 है ना जी, सॉरी 2 3 6, 2 9 18, और यहाँ पे 13 3 39। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यही ना आया ना। तो बोलता कि 2 का महत्तम घात मतलब 2 पर कितना घात होगा। तो देखो 2 कितना बार आया, 2 बार आया है ना। तो 2 बार आया तो 2 पर कितना ज़्यादा 2 ही तो घात हुआ ना, महत्तम घात। इसके अलावा आपसे बहुत सारा सवाल ऐसे पूछा जाएगा। आप 156 के यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे दे सकता है, ठीक है ना। 156 के जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो वहाँ पे बताएंगे। अच्छा देखो यहाँ पे आपसे क्या 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोला जा रहा है। 96 और 404 का यहीं पे निकाल देते क्या, 96 404 का। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, 96 का इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। ओके, तो 96 को तुम फैक्टर करोगे ना, यानी कि इस तरह से एचसीएफ करोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 ऐसे आएगा, ठीक है ना, इतना आएगा। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 पर पावर 5 और गुना 3, और 404 है ना, 404 को तुम करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 2 पर पावर 2 गुना 101, इतना आएगा, यानी कि 2 बार आएगा। इसको तुम फैक्टर करोगे तो अब मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम। देखिए एचसीएफ में क्या करते हैं प्यारे, कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन होता है। देखो यहाँ पे नीचे में 2 जो है 2 बार है, कलर में चेंज करता हूँ, ठीक है ना। नीचे कितना बार है, 2। देखो नीचे जो 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार है, और ऊपर जो इसमें जो है 96 वाला में 2 5 बार है। तो यही तो 2 तो कॉमन हो रहा, तो कई बार कॉमन हो रहा, 2 बार कॉमन हो रहा, 2 बार कॉमन हो रहा मतलब 2 का स्क्वायर कॉमन हो रहा, बोले तो 4। तो एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो ये जो 2 पर पावर 5 है ना और 2 पर पावर 2 है, इन 2 का सबसे बड़ा वैल्यू वाला हमको उठाना है, यानी कि कितना वाला उठाएंगे, 2 पर पावर 5 को उठाएंगे। अब 2 पर पावर 2 नहीं उठाएंगे क्योंकि बड़ा वाला हम उठा लिए, तो छोटा वाला नहीं उठाएंगे, ठीक है ना। एचसीएफ में कॉमन करेंगे, लेकिन एलसीएम में सबसे बड़ा वाला को उठाएंगे। अब उसके बाद जो कुछ बचा खुचा रहेगा ना उसको भी लिख देना है। तो इसमें कितना बच रहा, 3 बच रहा, इसमें कितना बच रहा है, 101 बच रहा। तो इसको गुना करो, इसका 32 आएगा, 3 गुना 101, तो इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 96 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया एलसीएम और एलसीएम एचसीएफ निकालने का सवाल पूछा जाएगा, आराम से आप बना लीजिएगा। ओके, समझ में आया कैसे बनाना है सवाल को। फिर जब मैं लेसन पढ़ाऊंगा तो लेसन में बहुत सारा एलसीएम एचसीएफ निकालने का दिया हुआ है, उसमें भी आपको बताऊंगा। ओके, चलिए अब देखो, एक आपके लेसन में भाज्य और अभाज्य का चर्चा किया गया है। कंपोजिट, सॉरी यार, भाज्य को मैंने कंपोजिट ही लिख दिया क्या,
हाँ ठीक है, कंपोजिट नंबर, ठीक है, भाज्य को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से विभाज्य हो, मतलब एक और खुद के अतिरिक्त जो है किसी और नंबर से विभाज्य हो, कटे, उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। इसको समग्र संख्या भी कहते हैं। देखिए 4, 6, 8, 9, 10 इस तरह से जो कट रहा, 9 भी करता है ना 3 से, 12 भी करता है ना, 15 भी करता है 3 से। चलिए अच्छा, यहाँ पे बता सकते हैं सबसे छोटी भाज्य कौन हो गया। यहाँ देखिए 4 से शुरू हो रहा है, 4, 6, 8, 3 भाज्य नहीं, इसका मतलब 3 भाज्य नहीं है, 2 भी भाज्य नहीं है, 1 भी भाज्य नहीं, तो सबसे छोटी कौन हो गया, 4 हो गया ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। इसके बाद बड़ी से बड़ी जा रहा आगे। ओके, अब यहाँ पे छोटी वाला याद करना आपको। आभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, एक संख्या जिसे केवल स्वयं और एक से विभाजित किया जा सके, बस, इसके अलावा और कोई संख्या से नहीं कटे। सिंपल सा जानो, वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, उसके अलावा किसी और से ना कटे, उसी को बोलेंगे आभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, देखिए 2 किसी से करता है, नहीं करता है, सिर्फ अपने से करता है, खुद से करता है, एक से करता है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, तो इसको रूढ़ संख्या भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, याद कीजिएगा, रूढ़ संख्या भी बोला जा सकता है। अगर रूढ़ संख्या बोल दिया तो घबरा मत जाइएगा, रूढ़ संख्या क्या होता है प्यारे, है ना, इसी को बोलेंगे। आभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन हो गया, बताओ, 2 हो गया ना। तो याद करना कि सबसे छोटी जो आभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। ओके, अब सवाल की ओर आता है। देखिए बोलता क्या, कौन सी संख्या अभाज्य है, बताइए। अभाज्य कौन है यहाँ पे, 29 है, चूंकि 29 को किसी से नहीं कटेगा अपने से अलावा। देखिए सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन है, बताओ कौन है सबसे छोटी आभाज्य संख्या, 2 जो है सबसे छोटी आभाज्य संख्या है, और भाज्य बोलेगा तो 4 हमारा आंसर होगा। ओके, आगे देखिए बोलता क्या, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल। बहुत बार सवाल पूछा है। अब बताओ सबसे छोटी भाज्य कितना था, अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4 है, और दोनों बोलता क्या, गुणनफल, तो गुना कर दे, 4 दूना 8, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा, ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए बोलता क्या, P और Q 2 आभाज्य संख्या है, बोलता है उसका मासा क्या होगा, आभाज्य संख्या। चलिए हम अपना मन से मान लेते हैं आभाज्य संख्या 3 और 5 हो गया। तो इसका अंदर मैं जब बोलूंगा HCF निकालिए, तो क्या कुछ कॉमन हो रहा है इन दोनों, 3 और 5 में कुछ भी कॉमन हो रहा, नहीं हो रहा ना। तो एक तो कॉमन होगा, क्योंकि 3 जो है 3 गुना 1 से कटेगा, 5 जो है 5 गुना 1 से कटेगा, है ना। तो देखो एक तो कॉमन हो रहा ना, तो सिर्फ एक। तो आभाज्य संख्या में कोई भी कभी भी आभाज्य संख्या में कॉमन होगा ही नहीं। तो P और Q भी जब आभाज्य रहेगा तो उसका भी तो आंसर एक ही होगा, उसका भी तो मतलब HCF 1 ही निकलेगा ना, है ना। उसका भी क्या होगा, HCF यहाँ पे जो है 1 ही होगा। ओके, अब यहाँ पे सवाल आता है शांत और अशांत वाला, ध्यान समझेंगे। शांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। शांत किसको बोलते हैं, वैसी प्रमेय जिसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा, जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, और Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा इस रूप में होगा। मतलब जैसे कोई संख्या है P/Q, ठीक है ना, तो कोई संख्या लिखा रहेगा, तो जो Q होगा ना, Q को जब तुम गुणनखंड करोगे, जब तोड़ोगे, तो 2 और 5 के रूप में आ जाए, चाहे पावर में रहे चाहे ना रहे, लेकिन 2 और 5 के रूप में आए। या तो समझिए ध्यान से, कब होगा शांत, या तो 2 ही के रूप में आए, Q जो है ना 2 ही के रूप में आए, या 5 ही के रूप में आए, या तो 2 और 5 के रूप में आए। इन तीनों शकल में कभी भी आएगा तो भाज्य शांत होगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये क्या है, शांत क्या शांत, तो कैसे जांचेंगे, इसको काट सकते हैं, जो कटेगा काट सकते हैं। 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5। अब देखो नीचे 5 आ गया, 2 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तब होगा अशांत। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। ये क्या है बोलो, ये भी शांत है ना जी। ये क्या है, 75 कटेगा किसी से, कभी नहीं, तुम काटोगे 15 5 75, है ना। अच्छा देखते हैं यहाँ पे, शायद सब यहाँ पे शांत है क्या, 15, हाँ देखिए 15 को जब तोड़ोगे तो कितना टूटेगा, 15 को तोड़ोगे तो 3 5 15, लो आ गया कबाब में हड्डी, 3 आ गया ना, तो 3 आ गया, 5 और 2 के अलावा कुछ आना ही नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत। यहाँ क्या है, तो यहाँ पे काट सकते हैं। देखो 343 जो होता है ना प्यारे, 7 पर पावर क्यूब, तो कट जाएगा। तो क्या बचा मेरे पास 1 बचा ऊपर में, और यहाँ पे 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 3। ये भी सवाल पूछता है, ये क्या हो जाएगा, शांत क्या शांत, शांत हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो नीचे मतलब जब उसको हल करेंगे ना, तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर कुछ भी आया तो अशांत होगा, और 2 और 5 में से कुछ भी दोनों आ जाए, चाहे दोनों में से एक भी आ जाए तो शांत हो जाएगा। अब देखो सवाल आता है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, बताओ। अभी आपने पढ़ा ना, ये देखो ऑप्शन नंबर बी।
अच्छा ए वाला भी शांत हो, क्यों? क्योंकि बी तो अभी आपने बनाया 3 दूना 6 3 5 15। एक्चुअली सवाल पूछा गया था 3/8, ये भी तो शांत होगा ना। देखो 8 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो इसका जब 8 को तोड़े हैं तो 2 ही के रूप में सिर्फ टूटा, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी शांत कहलाएगा। ये सवाल 1-2 बार पूछा है, लेकिन मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे 2 आंसर बिहार बोर्ड में पूछा है, दोनों बार दोनों ये आंसर दिया, दोनों ऑप्शन दिया होता है, तो दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे फिर दोबारा नहीं पूछेगा ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से शांत अशांत आप आराम से बना सकते हो। तो मैंने आपको पूरा प्राइम नंबर बहुत अच्छी तरीके, सॉरी रियल नंबर बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस सभी पॉइंट सभी डॉट क्लियर हो गए। अब इसका जो हर लेसन का एनसीईआरटी खास करके जो भी सवाल है एक्सरसाइज का, मैं पहले एक्सरसाइज को हल करूंगा, उसके बाद जब नेक्स्ट लेसन शुरू करूंगा तब जो उसका पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, तब फिर उसका क्वेश्चन करवाऊंगा। कैसी लगी आपको वीडियो, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और इससे बहुत सवाल पूछा था। मैं बता दूं परी में आपर में से कम 2-3 नंबर पूछेगा, शांत आसान से कम 2 नंबर 3 नंबर पूछ लेगा, है ना। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से 2-3 नंबर पूछे, 2 ही नंबर मानो तो कितना हो गया? 3 3 6 4 3 7 नंबर को फ्री में भीख भी नहीं देगा, 1 नंबर तो कोई देगा ही नहीं आपको, 7 से 8 नंबर मिलने वाला है। ओके, तो यार इसको ध्यान से देख लेना, काम आने वाला। ओके, वीडियो क्लास करते हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करना, और पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबाना प्यारे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास मैसेज जाएगा एंड आप जो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से वॉच कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। कैसे लगी नीचे कमेंट करना। ओके।